हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सबका गेट का एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ होगा। और अगर आपका अल्टीमेट टारगेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो उससे रिलेटेड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 18 जुलाई को है और जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 10 अक्टूबर को है। तो अभी आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी जाएगी तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड जितने भी आपके डाउट है ऑलमोस्ट सब क्लियर कर दूंगा। वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग। जो इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाहते हैं उन सब के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अभी अगले स्लाइड में हम कंटेंट डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, ताकि जिन लोगों के काम का इस वीडियो में कुछ नहीं है वो वीडियो छोड़ के जा सके। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज कोई इतना छोटा सा लेवल का एग्जाम नहीं है कि आप 5 महीने में या 6 महीने में या 8 महीने की तैयारी में निकाल लेंगे। उसका एक पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि उस ड्यूरेशन में आपको क्या क्या करना होता है, किस पर्टिकुलर चीज़ों की तैयारी पहले करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपके बुक के रेफरेंसेस रहेंगे, क्या क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए और किस तरीके से आपको अपनी स्टडीज मैनेज करनी है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आपका टेक्निकल और जीएस सेपरेटली बताऊंगा, मेंस की तैयारी सेपरेट बताऊंगा। बट इन सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप ये सोच के बैठे कि 5 महीने में मैं प्रीलिम्स निकाल लूं और उस बेसिस पे ये वीडियो बन जाए, कंटेंट बन जाए, तो ऐसा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने बहुत वर्कआउट किया कि ऐसा कुछ मैं कोशिश करूं कि 5-6 महीने में आपको कोई शेड्यूल दूं बना के जिसमें आप सारी चीजें कर लो फ्रॉम द स्क्रैच। तो स्क्रैच से नहीं होगा। अगर आपको बेसिक लेवल भी आता है पूरे इंजीनियरिंग का तो भी आप इन बचे हुए टाइम में कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान है जिसको पूरे स्क्रैच से कुछ नहीं आता है, जो अभी 12th क्लास के बाद जैसा आया था वैसे का वैसा है। देखिए भाई, अगर आप 12th क्लास से आए हैं और अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, आपने 4 साल में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी ये वीडियो आपके काम की है अगर आप अपीयर कर रहे हैं 2022 में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, आपके सारी डाउट्स और जितनी क्वेरीज होती है एग्जाम से रिलेटेड, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड जो होंगी वो सब क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, मैकेनिकल वालों के लिए एक शेड्यूल मैं रेडी जरूर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 के लिए, कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं कैसे अपना शेड्यूल तैयार करता। तो शेड्यूल हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कैसे करनी चाहिए उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का कंटेंट जो हमारा रहेगा, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि करियर ग्रोथ कैसी रहती है किसी भी आईएएस ऑफिसर की। एक बार आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद आपको एक डिपार्टमेंट चूज कर लेंगे, उसके बाद आपका करियर में क्या क्या ग्रोथ आएगी, आपके पास प्रमोशन के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और आपको इन फ्यूचर आप रिटायरमेंट तक कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अलाउंसेस किसी भी आईएएस ऑफिसर को क्या मिलते हैं। ठीक है, अब वो अलाउंसेस का बहुत सारा इश्यूज रहता है बच्चों को कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिलता है। मैं बहुत ही बेसिक जो हर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है वो सारी चीजें बताऊंगा और उसमें क्लैरिटी दूंगा आपको। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होती है कि से फॉर एग्जांपल कि आने जाने के लिए ऑफिस के लिए कार मिलती है या नहीं मिलती है, तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। घर कैसा मिलता है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो सारे अलाउंसेस मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मिलते हैं, प्लस उनमें क्या फ्लॉज हैं, क्या प्रोज है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद अवेलेबल डिपार्टमेंट आपके पास क्या क्या है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम देने के बाद। ठीक है, देन ईएससी का पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो लोग नए हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उनको शायद ये पता ही नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कब कौन सा एग्जाम होता है, किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। लिटरली जब मैं थर्ड ईयर में था मुझे नहीं पता था। बिफोर ज्वाइनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड चीजें नहीं पता थी, इसलिए मैंने पॉइंट इसमें डाला। फिर कुछ चीजें मैं आपको लिंक में दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत सारे लिंक दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी बहुत सारे मटेरियल की, जो कि मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स टेक्निकल की स्ट्रेटेजी, देन प्रीलिम्स जीएस की स्ट्रेटेजी, देन मेंस की स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वीडियो का कंटेंट रहेगा, तो ऑफ कोर्स थोड़ा वीडियो लेंथ ज्यादा जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करियर ग्रोथ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी सेंट्रल सर्विस से यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू ग्रुप ए सर्विस में जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सर्विस में कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आईएएस, आईपीएस, आईएएस है, चाहे आईएफएस है, कोई भी सर्विसेज है, ठीक है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट प्लेस करते हैं लेवल 10 में। ठीक है, गवर्नमेंट के क्या क्या लेवल होते हैं, लेवल 1 to 18 जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए थे,
वो सारे मैं आपको एक वीडियो में सेपरेट में समझा दूंगा। अभी मीनवाइल आप समझ लो कि जो ग्रुप ए और गैजेटेड ऑफिसर होता है उसको यूपीएससी प्लेस करता है लेवल 10 में, ठीक है। और कोई भी फ्रेश रिक्रूटेड ऑफिसर लेवल 10 से ऊपर रिक्रूट नहीं होता है, सारे ऑफिसर्स लेवल 10 में ही रिक्रूट होते हैं जो ग्रुप ए में है, वाया यूपीएससी जो आ रहा है, ठीक है। तो फर्दर उनका प्रमोशन होकर लेवल 11, 12, 13 एंड सो ऑन अप टू 18 तक जाता है। हाँ, जो ये आपका लेवल 10 में जब आप ज्वाइन करते हैं इसमें आपको बोला जाता है जूनियर स्केल ऑफिसर, ठीक है। और इसमें आपकी जो बेसिक पे है वो 56,100 होती है, ठीक है। ये जो सेकंड जो ये दिया होता है इसका मतलब है कि ये रेंज है आपकी, मतलब कि आपका एक भी प्रमोशन नहीं हुआ लाइफ टाइम तो आपकी बेसिक पे 56,000 से 1,77,000 तक चली जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, ये इसका मतलब है। तो ये सेकंड जो नंबर है ये आपके लिए रिडंडेंट डेटा है, ठीक है। बिकॉज जैसे लेवल अपग्रेड होता है तो आपकी बेसिक ये हो जाती है, ठीक है। फिर आपका आता है सीनियर स्केल जो कि लेवल 11 है। फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन स्केल जेजी ग्रेड जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है, बेसिक प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। देन आपका आता है सिलेक्शन ग्रेड। सिलेक्शन ग्रेड का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेलवे में आए और आप 15-20 साल में सिलेक्शन ग्रेड तक पहुंच गए हैं। सिलेक्शन ग्रेड में पहुंचने का मतलब ये है कि फर्दर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं रेलवे के अदर देन यूपीएससी, वो सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको डिप्यूट किया जा सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लोग रिक्रूट करने हैं, तो आप ओवरऑल इंचार्ज उस चीज के प्रोसेस के बन जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं बनने के, ठीक है। देन आपका एसएजी ग्रेड आता है, एचएजी ग्रेड आता है, एचएजी प्लस आता है, देन अपेक्स लेवल आपके 17 और 18 जो कि आपका मोर देन 35 ईयर ऑफ सर्विस हो जाते हैं, तो आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये सब आप रेलवे बोर्ड के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास इतनी सर्विस बची है तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप टाइमली सर्विसेज में आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है हायर लेवल्स पे पहुंचने की, ठीक है। इससे रिलेटेड और आपके कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कोशिश रहेगी कि आपको रिप्लाई किया जाए। चलिए अलाउंसेस की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर आपके लिए बन सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो रेजिडेंस होता है। आपको रेजिडेंशियल क्वार्टर मिलता है टाइप 4 का। टाइप 4 का मतलब ये है कि मिनिमम 1600 स्क्वायर मीटर आपका एरिया होगा, लैंड एरिया, फ्लोर एरिया आपका होगा जो भी आपको क्वार्टर मिलेगा। जनरली वो 2 BHK होता है और उसमें एक छोटा सा कोई स्टडी रूम टाइप भी अटैच होता है। मुझे फिलहाल जो टाइप 4 मिला हुआ है उसमें 2 BHK प्लस 1 उसमें स्टडी रूम है, जिसमें अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा स्टडी रूम है, और एक हॉल है जो कि बहुत बड़ा सा है। जनरली इतने बड़े हॉल में 2 BHK अलग से बन जाता है। एंड एक सर्वेंट के लिए आउट हाउस है, तो उसमें मेरा सर्वेंट रह लेता है। आउट हाउस घर से बाहर अटैच एक रूम होता है, ठीक है। तो उसमें सर्वेंट आपका रह लेता है, आपका काम कर लेता है, आपका पर्सनल लाइफ वो डिस्टर्ब नहीं करता है। फिर देन अगर ये तो रेलवे की बात हुई, रेलवे में एसेट्स बहुत है इसलिए रेलवे सबको घर दे पाती है। इन केस आप किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं जिसमें मे बी घर अवेलेबल ना हो तो आपको एचआरए मिल जाता है, और एचआरए आपको मिलता है सिटी के हिसाब से 30% ऑफ बेसिक अगर आप ए क्लास सिटी में रह रहे हैं, एंड 20% ऑफ बेसिक आप बी क्लास सिटी में रह रहे हैं, और 10% ऑफ योर बेसिक अगर आप सी क्लास सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सैलरी में क्रेडिट होगा, ठीक है, इन केस आपको रेजिडेंस नहीं मिला हुआ है। सेकेंड इज ऑफिशियल व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये भी आपका किस क्लास की सिटी में रह रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास व्हीकल अवेलेबल है तो वो आपको व्हीकल देता है। इनकेस आपकी जॉब ऐसी है कि विदाउट व्हीकल आपकी जॉब, आपकी ड्यूटीज हो ही नहीं सकती है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास व्हीकल नहीं भी है तो वो अरेंज करेगा, ठीक है। तो व्हीकल उस केस में मिलता है रेलवे में जब आपकी पोस्टिंग या तो ओपन लाइन में कि आपका बिना व्हीकल काम नहीं चलेगा, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास स्पेयर में व्हीकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। एल्स आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है, वो डिपेंडिंग ऑन सिटी होता है। अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास मिलता है बी क्लास सिटी में, 7000 के आसपास मिलता है ए क्लास सिटी में, और 3500 के आसपास 3000 के आसपास मिलता है आपका सी क्लास सिटी में। एंड रेलवेज में जब आपका 2 प्रमोशन हो जाता है, जब आप जेजी ग्रेड में पहुंच जाते हैं तो व्हीकल आपका मिलना कंपलसरी हो जाता है, उसमें आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस जो कि करंटली गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए 17% चल रहा है। ये 17% किसका है? आपका बेसिक पे, ठीक है। तो ये आपका सैलरी में एडअप होता है। मेडिकल फैसिलिटीज
आपकी और आप और आपकी फैमिली कवर्ड होती है मेडिकल फैसिलिटीज में। किसी भी सर्विस में आप जाएंगे तो आप फुली कवर्ड होते हैं। रेलवेज के अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं। बाकी अगर आप किसी और सर्विस में जाते हैं तो कुछ के हॉस्पिटल्स हैं, कुछ सेंट्रल हॉस्पिटल्स में एलिजिबल होते हैं, या फिर अगर नहीं है किसी के पास हॉस्पिटल किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो वो आपको किसी प्राइवेट में रेफर करने में इजीली आपको अलाउ करते हैं। ठीक है। देन कम्स लीव ट्रैवल अलाउंस और पासेस टू ट्रैवल। ये स्पेसिफिकली रेलवे से रिलेटेड है। ठीक है। आपका एनुअली लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है आपको घूमने फिरने के लिए 1.5 लाख के आसपास। एंड इन केस अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं, इन जनरल रेलवे पास आपको देती है, ठीक है, फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए। बट अगर आप सारे पासेस सरेंडर कर देते हैं तो आपको 1.5 लाख आपको लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है। ठीक है। इसी टाइप से हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी में 1 लाख आपको LTA मिलता है, किसी में 1.5 लाख मिलता है। अप्रोक्स 1-1.5 के आसपास आपको LTA एनुअली मिल जाता है। ये आपका एक्चुअल बिल्स पे पेमेंट होता है। मतलब आप एक्चुअली घूम के आएंगे, वहां के जितने सारे बिल्स होंगे आपके ट्रैवल के या रहने के, खाने पीने के, वो सब आप सबमिट करेंगे, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। देन आता है आपका NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। इसका मतलब क्या है वो आपको बता देता हूँ। एवरी मंथ अभी फिलहाल 7,000 के आसपास मेरी सैलरी से कट रहा है, प्लस 7,000 रेलवे ऐड कर रहा है। ठीक है। टोटल अप्रोक्स 14,000 मेरे NPS अकाउंट में सबमिट हो रहे हैं हर महीने। अब ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे मेरी बेसिक बढ़ती जाएगी। ठीक है। एंड देन जब रिटायरमेंट होगा तब तक ये अमाउंट बहुत ज्यादा लेवल का हो चुका होगा, इंटरेस्ट ऐड होके, और उसी अमाउंट से पेंशन बनाई जाती है। ठीक है। अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से पेंशन नहीं देता है, गवर्नमेंट इसी NPS स्कीम के थ्रू आपसे आपका पैसा जो सबमिट करवा रही है, प्लस उतना ही पैसा खुद सबमिट कर रही है, वो जो टोटल अमाउंट आपकी बन जाती है उसी से आपको बाद में पेंशन देती है या फिर रिटायरमेंट जो फंड्स होता है वो देती है। लीव एनकैशमेंट, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आपकी जो छुट्टियां इकट्ठी होती जाती हैं आप उनको एनकैश कर सकते हैं। जब भी आप एनकैश करेंगे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपका बेसिक पे चल रहा होगा उसके हिसाब से आपका लीव का एनकैशमेंट हो जाएगा। इसके अलावा मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट, इनमें से कोई एक चीज देगा। ठीक है। एंड ब्रीफ केस, कोई एक बैग आप ले सकते हैं। और मेरे केस में लैपटॉप और टैबलेट्स में ऑप्शन था जो कि 45,000 आपको अलाउ कर रहा था रेलवे, कि 45,000 तक का आप मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट ले सकते हैं, वो आपको सैलरी में आ जाएगा। उसके अलावा आपको ब्रीफ केस भी दिया जाता है जिसकी कॉस्ट 5,000 होती है, वो आप वहां से ले सकते हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं कि इतना आपको इससे ज्यादा ले नहीं सकते, इससे ज्यादा लेंगे बट रेलवे आपको इतना देगा, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। PSUs में ये अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जब आप ऑफिसर बनते हैं तो ये अमाउंट रिलेटिवली आपकी 45,000 के आसपास आपका लैपटॉप की अमाउंट होती है और ब्रीफ केस की 5,000 के आसपास होती है। एंड दीज टू अलाउंसेस आर फॉर 4 ईयर्स, मतलब आफ्टर एवरी 4 ईयर यू कैन टेक न्यू लैपटॉप एंड न्यू ब्रीफ केस। देन न्यूज़पेपर एंड मोबाइल बिल्स, इसका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर का आपका अलाउंस आपकी सैलरी में आएगा, प्लस आपका मोबाइल, मतलब कि आपको एक सिम दे दी जाएगी ऑफिशियल जिसका बिल विल सब कुछ आपका ऑर्गेनाइजेशन देखेगा। देन कम चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिसाइड करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या अच्छी चीज़ है। रेलवे चिल्ड्रन एजुकेशन का अप्रॉक्सीमेटली 8,000 इनिशियली देता है जब बच्चा आपका स्कूल ज्वाइन करता है, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अवेलेबल डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो कि पिछले 2 साल से रिक्रूट नहीं कर रहा है और अभी भी डिसीजन पेंडिंग ही है कि 2021 में रिक्रूट करेगा या नहीं करेगा। चांसेस थोड़े से कम है, 2022 में रिक्रूट करने के चांसेस हैं, बट हाँ UPSC के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होंगे, बट इस साल श्योर नहीं है। ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई या फिर कुछ ऐसा लगा कि पॉसिबिलिटीज हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस बनते हैं CPWD। देखिए, ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो चारों ब्रांच के मिला के हैं। ठीक है। कुछ ऑप्शंस इनमें से कॉमन है हर ब्रांच के लिए, तो आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और शांति से बैठ के इनको बाद में देख पाएंगे, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं बाद में जब आप DA फॉर्म भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है इंटरव्यू में जाने से पहले, तब आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है इन सब डिपार्टमेंट की। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के बाद आपको मिलते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि रेलवेज की सीट नहीं आ रही है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज देने का कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए भाई, जिन लोगों को जाना है इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो श्योरली जाएंगे और इन बाकी बचे हुए डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, बट आप ट्राई करिए, पॉसिबली नेक्स्ट ईयर आपका रिक्रूटमेंट रेलवेज का भी स्टार्ट हो जाए।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो श्योरली आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। आपको बता दूं, टोटल 3 स्टेज में एग्जाम होता है, ठीक है। पहला स्टेज जो आपका है वो प्रीलिम्स एग्जाम है, जो कि प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 2 पेपर आपके होते हैं। पहला आपका होता है जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। दूसरा पेपर आपका जो होता है वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होता है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इन 4 फील्ड में होता है। और जो मजेदार बात वो ये है कि कोई भी इंजीनियर जिस भी इन चारों में से मन है ब्रांच से एग्जाम देने को, वो दे सकता है। से फॉर एग्जांपल मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं सिविल इंजीनियरिंग से भी एग्जाम दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी एग्जाम दे सकता हूँ, या फिर इन चारों इंजीनियरिंग के अलावा भी कोई ब्रांच है इंजीनियरिंग की, तो वो भी एंटर करके इनमें से किसी से भी एग्जाम दे सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। हाँ, जो जीएस होता है वो आपका 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है, और 100 क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो 3 घंटे के रहेंगे, और टोटल आपके 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं और 300 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम हो गया 500 मार्क्स का हो गया, और हर एक स्टेज आपकी जो है वो एलिमिनेशन राउंड है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका फाइनल सीट्स 100 है, इसका मतलब है आपका इंटरव्यू 300 लोगों ने दिया होगा, आपका मेंस 900 लोगों ने दिया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 12 लाख लोग भी अटेम्प्ट करते हैं तो ओनली 900 लोग ही प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं। उनमें से क्लियर करके 300 लोग आपके इंटरव्यू ले जाएंगे, उनमें क्लियर करके आपके 100 लोग सेलेक्ट होंगे। अगर 100 सीट है तो इसका मतलब ये कि 1:3 रेशियो में एवरेज स्टेप पे आपका एलिमिनेशन होता जाता है। तो इन 500 नंबर में से पहले मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। देन आपका मेंस एग्जाम होगा, और मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और पेपर 2 भी आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। आधे सब्जेक्ट आपके सिलेबस के पेपर 1 में होंगे और आधे सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में होगा, ठीक है। प्रीलिम्स आपका जनरली आपका जनवरी के फर्स्ट वीकेंड पे होता था, बट इस साल आपका थोड़ा डिले हो गया कोविड के चक्कर में। एंड मेंस आपका इस साल अक्टूबर में है, वैसे आपका मई के आसपास हो जाता है, ठीक है। देन आपका इंटरव्यू जो है वो यूपीएससी पैनल लेगा और 200 मार्क्स का होता है। एंड जो यहाँ पे मेरिट बनी 500 और 600, 1100 नंबर में से मेरिट बनेगी, फिर इंसान आगे इंटरव्यू के लिए जाएगा। तो मतलब यहाँ जो एलिमिनेशन होगा वो 1100 नंबर में से होगा। फाइनल इंटरव्यू के बाद 1300 नंबर की मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उसमें से आपका 1/3 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा और 2/3 वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं किस किस चीज़ के लिंक देने वाला हूँ वो आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद ये चीज़ें आपकी स्ट्रेटेजी वाली में जो बताऊंगा वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएंगी और मटेरियल कलेक्ट करना इजी हो जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, जितना मैं दे पाऊँ, जो कि कॉपीराइट फ्री हो, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को तकलीफ हो जाती है जब चीज़ें ऐसे शेयर कर दी जाती है, उनकी पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल जो होता है। तो कृपया करके कोई भी स्टूडेंट मुझे ये रिक्वेस्ट ना करे कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की ये बुक्स मुझे प्रोवाइड करवा दीजिए, वो मैं नहीं करवा पाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो आपको देने वाला हूँ वो है ESE 2019 का रिजल्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विद देयर मार्क्स। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स पे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और कितने मार्क्स पे लोगों की कितनी रैंक आ जाती है, या फिर आपकी कैटेगरी में लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था उसके कितने मार्क्स थे, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा और रेफरेंस बुक्स डालूंगा, लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। इनके लिए हर एक सब्जेक्ट की मैं रेफरेंस बुक डाल दूंगा। अगर आप आगे स्ट्रेटेजी में बताऊंगा उसमें अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो श्योरली आप रेफरेंस बुक यूज करेंगे। तो उस केस में मैं वो बुक की लिस्ट आपके लिए डाल रहा हूँ, और वो बुक की लिस्ट में जितनी भी बुक्स हैं वो आप गूगल भी सर्च करेंगे तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम मैकेनिकल के लिए मैं कुछ पीडीएफ डालूंगा स्टैंडर्ड बुक्स की, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी बुक्स मैकेनिकल वालों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ब्रांच के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा और आपको गूगल सर्च करके पीडीएफ ढूंढनी पड़ेगी। और मेडिजी का स्टडी पोर्टल है, स्टडी पैकेज जहाँ से आप खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैं आपके पास डालूंगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड मटेरियल आप कैसे खरीद पाएंगे, क्योंकि आई विल सजेस्ट मेडिजी का स्टडी पैकेज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आपने सोच रखा है कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज करना ही करना है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा। एक चौथा मैं डालूंगा अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक, जो कि स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए,
बहुत सारे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब पे लेक्चर बनाए हुए हैं, तो वो सारे अवेलेबल होंगे हमारे इसी चैनल पे। तो मैकेनिकल वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी गाइडेंस वाली जो वीडियोस हैं वो ऑलमोस्ट हर ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होती हैं, तो वो लोग आप देख सकते हैं। देन मैकेनिकल के मैं अपने खुद के क्लास नोट्स डालूंगा और शॉर्ट नोट्स डालूंगा। इसके अलावा जीएस सब्जेक्ट के जो नोट्स थे मेरे, मैं वो डाल दूंगा और ईएससी का सिलेबस डाल दूंगा हर एक ब्रांच का, ठीक है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए हमने वीडियो तैयार करी है और जिसके लिए बच्चा बहुत अलग अलग जगह भटकता है, फिर भी एक परफेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आ पाता है। जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी एग्जाम को तैयार करने का। और इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड जब मैं चीज बता रहा हूं, तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि मैं इस सर्विसेज के लिए ही बना हूं और मुझे इसी सर्विसेज के लिए काम करना है और यही एग्जाम मुझे देना है, तो श्योरली आप ये स्ट्रेटेजी एक बार फॉलो करेंगे तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें टाइम बहुत लगेगा। और अगर वो टाइम को आप कर्टेल कर सकते हैं किसी तरीके से कि मैं दिन में 8 घंटे की जगह मैं 12 घंटे पढ़ लूँ, या फिर मैं कम टाइम वेस्ट किए पढ़ लूँ, मैं इफेक्टिवली पढ़ लूँ, तो मे भी आप ये चीज़ें 5 महीने में कवर कर पाएं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप टारगेट 22 का रख लें, ठीक है। क्योंकि बीच मझधार में रह जाने से बेटर है कि 1 साल बाद एग्जाम दे लो, एक शॉट में निकाल लो, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे तरीका क्या है और बेसिक चीजें। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और साथ साथ आप लिख भी सकते हैं कि क्या प्रोसेस अपने को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल पार्ट से, और वो भी प्रीलिम्स के, ठीक है। अपने पास 3 मेन चीज हो गई है। पहली चीज प्रीलिम्स के लिए टेक्निकल, दूसरी चीज प्रीलिम्स के लिए जीएस, और तीसरी चीज आपका मेंस का एग्जाम। तीनों की स्ट्रेटेजी में बताऊंगा और तीनों इसी सीक्वेंस में बताऊंगा, प्रीलिम्स का टेक्निकल, प्रीलिम्स का जीएस और फिर मेंस की स्ट्रेटेजी। ये सीक्वेंस मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि एक स्टेज आप क्लियर करेंगे तो ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट क्लियर करेंगे तो ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक आपका प्रीलिम्स के लिए टेक्निकल तैयार नहीं हो जाता, आप जीएस को नहीं छुएंगे। और एक बार ये होने के बाद, और मैं बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, एक बार ये होने के बाद फिर आप जीएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा और लगेगा कि हाँ मेरा श्योरली मेंस के लिए लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब कन्वेंशनल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन छूने ही नहीं है। चलिए बताता हूं करना क्या है। पहला स्टेप, जब आप पहली बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, जो जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा थोड़ा आता है वो लोग सीधा स्टेप 2 से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को बेसिक नहीं आता है या फिर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगा या फिर मुझे गाइडेंस की जरूरत है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टेप 1 से चीजें फॉलो करें। और अगर मैं आपकी जगह होता तो श्योरली मैं भी स्टेप 1 से चीजें फॉलो करता। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे ऐसा फील होता मेरे पास टाइम कम है, तो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करता। चलिए बताता हूँ। एक सब्जेक्ट आप जब स्टार्ट करेंगे, तैयार स्टार्ट करना करेंगे, तो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे कोई, उसका एक चैप्टर से फॉर एग्जांपल 8 चैप्टर उसमें है, तो आप एक चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है। उसको अच्छे से समझेंगे, उसके फॉर्मूला लिख के याद करेंगे और फिर उससे रिलेटेड उस बुक से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड बुक से समझ नहीं आते तो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट का जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपके अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, आप उन्हीं के वीडियो लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। और आपका थ्योरेटिकल पार्ट कवर होने के बाद आपको क्वेश्चंस करने गेट प्रीवियस ईयर से और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर से, और कोई भी वर्कबुक अगर आप किसी कोचिंग का जुगाड़ सकते हैं। तो आपके पास 3 सोर्स हो गए हैं क्वेश्चन के। एक तो गेट प्रीवियस ईयर हो गया, जो कि आपका अमेजन वगैरह मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो। आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर बुक है, और आपका किसी भी इंस्टीट्यूट का जो अच्छे वाले हैं उनकी वर्कबुक आप अरेंज कर लें, ठीक है। गूगल करेंगे उस पर भी मिल जाता है, तो ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ओवरऑल आपके पास 3 सोर्स हैं क्वेश्चंस करने के लिए, और चौथा सोर्स आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन है, जो कि आपको प्रीलिम्स से पहले नहीं करने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मेंस में करने में बताऊंगा कैसे करने हैं। तो जब आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है तो आप चैप्टर 1 के क्वेश्चंस आप गेट प्रीवियस ईयर से भी कर लेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर से भी कर लेंगे, और जो आपके पास वर्कबुक है उससे भी कर लेंगे, ठीक है। फिर आप चैप्टर 2 पे जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड तीनों सोर्स से क्वेश्चन करेंगे, फिर आप चैप्टर 3 पे जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप से जब आपका सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, सारे यूनिट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, ठीक है।
आप मेरे शॉर्ट नोट्स एक बार देख लेंगे, थोड़ा सैंपल आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एंड ये चीज आप करेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ। तो पहला स्टेप आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग होगा, मे बी 2 से 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने आपका ले लें, ठीक है। स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 में आपको सिलेबस फिर से कंप्लीट करना। उसमें आप करेंगे क्या, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो रिवाइज करेंगे। एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, फिर वो सारे सब्जेक्ट के लिए आप रिपीट करेंगे। जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो आप रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूलाज लिख के देंगे, देखेंगे, जब तक लिखेंगे जब तक आप एकदम 100% मेमोराइज ना कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप सेकंड टाइम किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने जाएंगे एक बार पूरा सिलेबस होने के बाद, तो उसके शॉर्ट नोट्स आप एक बार पढ़ेंगे और फॉर्मूलाज उसके सारे लिख के देखेंगे, और तब तक लिखते रहेंगे जब तक आपके खून में घुस नहीं जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आपके पास ऊपर 3 सोर्स है, उन तीनों सोर्स में से किसी एक सोर्स के सारे क्वेश्चन कर दो, चाहे गेट प्रीवियस ईयर के कर दो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस प्रीवियस ईयर के कर दो, या फिर आपके पास जो वर्कबुक है उसके क्वेश्चन कर दो। तीनों में से किसी एक सोर्स के सारे क्वेश्चन कर दो, ठीक है, जब आप सेकंड टाइम आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे। और जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो प्रेफरेबली आप अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जुगाड़ सकते हैं या फिर अपीयर हो सकते हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में, तो वो प्रेफर्ड वन है। नहीं अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए। मेडिस की टेस्ट सीरीज भी अच्छी है, एस अकेडमी की टेस्ट सीरीज भी अच्छी है, और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपका आईएएस मास्टर की टेस्ट सीरीज भी अच्छी है, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंगली ले लें। और सेकंड स्टेज जब आपकी रहेगी, आपका जब सिलेबस सेकंड टाइम कर रहे होंगे, तो टेस्ट सीरीज आपको देना ही देना है। देखिए, एक तो स्टूडेंट ये फॉर्मूलाज वाला पार्ट मिस करता है, और एक फिर ये टेस्ट सीरीज वाला पार्ट मिस करता है। ये 2 चीज मिस करता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फाइनली उसको चारों स्टेप के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, या फिर टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं। अब देखिए, अगर टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप थ्योरी देखेंगे बुक से, या फिर आप कोई वीडियो देखेंगे उससे रिलेटेड। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, मिल जाता है, ठीक है। या फिर आप उससे अगर उसी में सॉल्यूशन है, टेस्ट सीरीज में ही सॉल्यूशन, और आपको देख के वहीं से समझ आ जा रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे या फिर एक रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपके टाइम के हिसाब से कन्वीनियंट है, ठीक है। जो लोग इसी साल 2021 की तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीनशॉट रखें, एक नया सेपरेट फोल्डर आप बना लें और उसमें स्क्रीनशॉट रख लें, और एवरी वीक उन स्क्रीनशॉट को पढ़ लें। जो लोग रजिस्टर मेंटेन करेंगे वो हर वीक उस रजिस्टर को एक बार पढ़ लें कि इस वीक में मैंने क्या नई चीज ऐड अप करी अपने कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। देन आप ये चीज सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ठीक है। और स्टेप 3 जो आपका है, स्टेप 2 है, इसमें आपका नॉट मोर देन 1 to 2 मंथ्स, इससे ज्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा लग रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जब भी आप तैयारी करेंगे तो जितनी भी फालतू एक्टिविटीज है, रिडंडेंट एक्टिविटीज है जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, सुबह शाम चाय की टपरी बजाना टाइप्स, तो वो सब आप छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड टाइम जब आप कंप्लीट करेंगे सिलेबस, तो उस टाइम आपको क्या करना है, आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे और फॉर्मूलाज फिर से लिख के देखेंगे। अगर आपको याद है तो एक बार लिख के देखेंगे, याद नहीं है तो रिपीट करेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन करेंगे फिर से किसी एक सोर्स से। पिछली बार अगर आपने गेट प्रीवियस ईयर से किया था, तो इस बार आप इंजीनियरिंग सर्विस प्रीवियस ईयर से कर लो, या फिर आप वो वर्कबुक से कर लो, ठीक है। तो 3 सोर्स आपके पास थे। पहले अटेम्प्ट में आपने तीनों सोर्स के क्वेश्चन किए थे, सेकंड में आपने किसी एक सोर्स के किए थे, थर्ड में उस एक को छोड़ के बाकी 2 जो ऑप्शन आपके बचे थे जो सेकंड टाइम में नहीं किए थे, उनमें से किसी एक के क्वेश्चंस आप रिपीट कर लेंगे, ठीक है। देन आप टेस्ट देंगे, ठीक है। और स्टेप 2 और 3 में जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। यही चीज आप सारे सब्जेक्ट के साथ रिपीट करेंगे, और ये जो आपका काम है ये आपका 1 मंथ में हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 चौथी बार आप जब सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उसमें शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे सारे सब्जेक्ट का, और फॉर्मूलाज लिख के देखेंगे। इसमें आपको स्टेप 3 तक आप एक सब्जेक्ट उठा रहे थे, उससे रिलेटेड काम कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा, एंड सो ऑन, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे थे। स्टेप 4 में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स सारे सब्जेक्ट के रिवाइज करने हैं, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट के फिर आपको फॉर्मूला लिख के देखने हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट का लिख कर देखा, फिर क्वेश्चंस बिना किए आपको दूसरे सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज लिख के देखने, क्वेश्चन बिना किए तीसरे सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज लिख के देखने। उसके बाद जब आपका एक बार ये सारा काम हो जाएगा, तो आप एक बार टेस्ट सीरीज देंगे, 2 फुल लेंथ टेस्ट टेक्निकल के,
लगातार 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। उसके बाद आप ऊपर वाले दोनों स्टेप फिर से रिपीट करेंगे, मतलब कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, फिर उसके फॉर्मूलाज लिख के देखेंगे, ऐसे पूरा सिलेबस का फॉर्मूलाज लिख के देखेंगे, उसके बाद फिर से 2 टेस्ट देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस में आपके 10 डेज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो टोटल आपका 3 महीने यहाँ पे, 2 महीने यहाँ पे, 1 महीना यहाँ पे और 10 दिन यहाँ पे, मतलब 6 to 7 मंथ्स आपको टेक्निकल प्रीलिम्स के लिए तैयार करने के लिए चाहिए, जब आप दिन में 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं। अब इसी 6-7 महीने को अगर आप कर्टेल करके 4 महीने करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका पर डे का स्टडी आवर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और कब कौन सी चीज़ें करनी है, किस तरीके से करनी है, मैं होता तो मैं चीज़ें कैसे एडजस्ट करता इन 5 महीने में, वो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर स्टेप 4 पे आके जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो स्टेप 4 में जो टेस्ट दिए हैं मार्क्स ना आने के बाद आपको जीएस स्टार्ट नहीं करना है। आप जीएस स्टार्ट तभी करेंगे जब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इन केस अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे स्टेप 4 के बाद भी, तो आप स्टेप 1 से रिपीट करेंगे। आप यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अगर आपके स्टेप 4 के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप स्टेप 2 से स्टार्ट कर देते हैं। अगर नहीं मार्क्स आ रहे, नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मेरे भाई स्टेप 1 से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करिए, चाहे आपको नेक्स्ट ईयर का ही एग्जाम क्यों ना देना पड़े, बट आप स्टार्ट करेंगे एकदम स्टेप 1 से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जीएस की स्ट्रेटेजी। ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मार्गदर्शन कर दूं। 1300 मार्क्स का आपका मेरिट लिस्ट बनता फाइनल, उसमें से 200 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होते हैं। ठीक है, बचे 1100 मार्क्स। ठीक है, जिनमें आपके 600 मार्क्स आपका मेंस का होता है, बचे 500 मार्क्स, 300 आपका टेक्निकल होता है, बचा 200 मार्क्स। ठीक है, तो 1300 में से सिर्फ 200 मार्क्स जो है वो जीएस के हैं। तो टोटल के जितना परसेंटेज ये है उतना ही इंपॉर्टेंस हम जीएस को देंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जिनमें से 3 घंटे 4 घंटे जीएस पढ़ रहे हैं, तो ये आप गलती कर रहे हैं। अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम आप जीएस पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पूरे वीक में जितना आप पढ़ रहे हैं वो उनमें से एक दिन आप सिर्फ जीएस को दे दें। ठीक है, जीएस को उतना ही देंगे जितना जीएस की औकात है। रीजन मैं आपको बताता हूं, जब आप टेक्निकल चीज पढ़ेंगे तो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स ये 2 सब्जेक्ट तो आपके कवर्ड ही हैं, तो इसको तो जीएस में काउंट ही मत करो। ठीक है, और 20-25 मार्क्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं इनमें से। ठीक है, दूसरी चीज, आपके कुछ सब्जेक्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, आपका क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस एंड, हाँ, ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं ये आपने कहीं ना कहीं अपने इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, तो ये आप बेसिक भी उन सब्जेक्ट्स का पढ़ेंगे तो श्योरली आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप बना लेंगे। बचता क्या है आपका, आईसीटी, एथिक्स, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड करंट इश्यूज। ठीक है, करंट इश्यूज के चक्कर में पर डे आप 1 घंटा खराब नहीं करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने में। करंट इश्यूज से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइदर तो वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से में जो अपडेट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड पूछा जाता है, या फिर आपका एनर्जी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट आप करेंगे इनसे रिलेटेड अगर आपके आसपास कोई न्यूज़ आ रही है तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी। तो मेरे हिसाब से करंट इश्यूज पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप टेक्निकल फोकस करेंगे, क्योंकि जीएस पार्ट में ऑलरेडी 20 से 25 मार्क्स का आपको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड है, और 4 और सब्जेक्ट आपके हैं जो अगर 2-2, 4-4 नंबर भी आपको लेके आए तो 20-25 मार्क्स इनमें भी आ जाएंगे, मतलब कि 40-50 मार्क्स तो इंसान अगर प्रीलिम्स में बैठ भी गया है जाके तो भी उसके आने ही आने टाइप। और अगर आपके 80 मार्क्स हैं, 80+ मार्क्स हैं, तो आप टॉप रैंकर्स में हैं, आप एक अच्छे कंपटीशन में हैं। ठीक है, तो बचे जो सब्जेक्ट हैं आपके एनर्जी एंड एनवायरनमेंट और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट का काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंस होता है। इनके क्लास नोट्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये सब्जेक्ट्स जो हैं इनका ओवरव्यू देखने के लिए आप मेडिजी, एस एकेडमी या फिर आपका आईएएस मास्टर, इन तीनों इंस्टीट्यूट में से किसी का भी स्टडी मटेरियल आप खरीद लेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज जनरल स्टडीज से रिलेटेड, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं, एक बार पढ़ने से हो जाएंगे, जो भी बुक्स आपको मिलेंगी उनसे पढ़ने से हो जाएंगे, बट
अगर आपके पास मटेरियल प्रॉपर नहीं है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा, और उसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। मान लो आप दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा जीएस पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर पूरे हफ्ते आप पढ़ रहे हैं, पूरे हफ्ते में अगर आप एक दिन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। 6 दिन टेक्निकल, 1 दिन नॉन टेक, 6 दिन टेक्निकल, 1 दिन नॉन टेक, या फिर 8 घंटे टेक्निकल, 2 घंटे नॉन टेक, 8 घंटे टेक्निकल, 2 घंटे नॉन टेक। इस टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और से फॉर एग्जांपल आपके पास जितना अवेलेबल टाइम है उसको आप डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 10 में से 2 सब्जेक्ट आपके कैंसिल हो गए, वो आपके टेक्निकल में कवर होंगे। 8 सब्जेक्ट बचते हैं, जिनमें से करंट इश्यूज और एथिक्स एंड वैल्यूज, ये पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ऐसे आएंगे पढ़ने के बाद भी आपको हवा नहीं लगेगी कि क्या हुआ। इफेक्टिवली आपके पास 6 सब्जेक्ट बचते हैं, जिनमें से 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके इंजीनियरिंग में थोड़े थोड़े अपने पढ़े होंगे, 2 सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं। तो इन 6 सब्जेक्ट के लिए आपको एफर्ट डालना है, और इनसे रिलेटेड आपको बुक्स ऑनलाइन जुगाड़ लेनी है, ठीक है। और वो आप अपने स्टडी पैटर्न में सेट करेंगे, ठीक है। और ये आप तभी करेंगे जब आपके टेक्निकल वाला जो मैंने पिछली स्लाइड बताई थी उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेंस की स्ट्रेटेजी, जो बहुत ही इजी है। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी नॉलेज लेवल सर्टेन लेवल पे आ गई है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे, जो भी बचा हुआ टाइम है उसके लिए आप सारे सब्जेक्ट्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे और फॉर्मूलाज लिख के देखेंगे। उसके बाद आप कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स मैं आपको लिस्ट दूंगा उनमें से, ठीक है। सारे बच्चे अपने अपने ब्रांच के बुक्स देख लेंगे, वो लिस्ट आप देख लेंगे, उनको गूगल से डाउनलोड कर लेंगे। मैकेनिकल वालों के लिए मैं डाल दूंगा लिंक, तो उनको गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे। एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे हर सब्जेक्ट के। जब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर से शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, फॉर्मूलाज लिख के देखेंगे, और जो नए कॉन्सेप्ट आपके आए होंगे, ठीक है, वो भी आप कहीं मेंटेन कर लेंगे किसी रजिस्टर में, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे स्टैंडर्ड बुक से तो कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आएंगे, तो वो आप स्टैंडर्ड बुक्स उसका एक रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इंजीनियरिंग सर्विस के लास्ट 10 ईयर्स के, सिर्फ 10 साल के, इससे पुराने क्वेश्चंस में आप नहीं जाएंगे। ये होने के बाद आप फिर से फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज पाएंगे फाइनली, ये 2 स्टेप होने के, 4 स्टेप होने के बाद, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जितना दो उतना कम है, तो मैं रिकमेंड करूंगा 5 to 10 फुल लेंथ टेस्ट आप मेंस एग्जाम में जाने से पहले दें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप यू आर फुल्ली रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। बट ये आप तभी स्टार्ट करेंगे जब आपका प्रीलिम्स प्रोबेबली हो जाएगा, एग्जाम देने के बाद आपको ऐसी फील आए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जो मैकेनिकल वाले लड़के हैं जिनने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है कि 5 महीने की स्ट्रेटेजी हमें बता दो कि कैसे टाइम मैनेज किया जाए, कैसे चीज़ें हैंडल करी जाए, तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट कुछ 2-3 दिन में लेके आ जाऊंगा। मीनवाइल आप अपने तरीके से, जो मैंने तरीका बताया है कि इस तरीके से हमने पढ़ाई करनी है इंजीनियरिंग सर्विस में, इस लेवल से इस तरीके में आप पढ़ेंगे तो श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो आप खुद से भी टाइम टेबल बना सकते हैं, या फिर मैकेनिकल वालों के लिए मैं बना दूंगा, क्योंकि मैकेनिकल मेरा खुद का बैकग्राउंड है, तो मुझे पता है कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं एक टाइम टेबल सेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को 2-3 दिन लगेंगे, मैं बना दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो एक आपका गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड लेके आऊंगा कि लेवल 1 का मतलब क्या है, लेवल 18 का मतलब क्या है, जब नोटिफिकेशन आता है जॉब का तो उसमें आपको पे स्केल दिया जाता है, उसका मतलब क्या है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ, बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है वो मेरा नया यूट्यूब चैनल है, जिसमें अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेमोरीज क्रिएट करने के लिए अपलोड करता रहता हूँ, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।